हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज मैं फिर हाइड्रोलिक्स मशीन का जो पार्ट 2 है हमारा, हमने जहाँ पे छोड़ा था कल की वीडियो में वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले जो हमने कवर कर लिया था उस पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये जो हमने कवर किया था, कुछ हमने आइडियल फ्लूइड के बारे में देखा था, रियल फ्लूइड पढ़ लिया था हमने क्या होता है, इस कुछ प्रॉपर्टीज़ दी जो फ्लूइड की, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये चीज़ें सब आपको याद होनी चाहिए विद फार्मूला। और कुछ स्पेशल जो पॉइंट थे वो भी याद होने चाहिए। और हमने फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखा था, उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। फिर हमने विस्कोसिटी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी थी और डायनेमिक विस्कोसिटी थी उसके बारे में हमने पढ़ा, और उसके जितने भी यूनिट हो सकते हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो ये चीज़ें हमारी हो चुकी हैं सब। आगे चल रहे हैं हम। हमारा कुछ स्पेशल केस मैंने बताया था कि टेम्परेचर के साथ साथ गैस में विस्कोसिटी कैसे वेरी करता है और लिक्विड में कैसे वेरी करता है, वो भी मैंने यहाँ से आपको बता दिया था। ठीक है। अब आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फ्लूइड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी ध्यान से रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे, जो कि नोट्स बनाने के लिए हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, टाइप्स ऑफ फ्लूइड में अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली दो टाइप्स के हमारे पास फ्लूइड होते हैं। एक होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, जो कि मैंने बताया था, ऐसे फ्लूइड जो कि न्यूटन के नियम का पालन करते हैं। और एक होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, जो कि न्यूटन के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है। अब जब ये पालन करते हैं तो यहाँ से तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत यहाँ पे आ जाती है हमारी कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में अलग अब केसेस आते हैं और टाइप्स ऑफ फ्लूइड आ जाते हैं, जो कि बहुत सारे होते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन यहीं से बनता है, बेसिकली क्वेश्चन जो आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो यहीं से आता है। ठीक है। तो नॉन न्यूटोनियन टाइप के जो फ्लूइड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं टाइम डिपेंड इंडिपेंडेंट, और एक दूसरे होते हैं टाइम डिपेंडेंट, मतलब वो एक टाइम पे डिपेंड करते हैं वो फ्लूइड, और दूसरा होता है टाइम पे डिपेंड नहीं करते हैं। अगर हम बात करें नॉन टाइम इंडिपेंडेंट, मतलब जो टाइम पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है डिलाटेंट, दूसरा होता है विंगम प्लास्टिक, और तीसरा होता है हमारा स्यूडो प्लास्टिक। ठीक है। और हम टाइम डिपेंडेंट की बात करेंगे, जो टाइम पर डिपेंड करते हैं, उसमें पहला नंबर दो प्रकार के होते हैं बेसिकली ये। और इसमें जो पहला है वो है थिक्सोट्रॉपिक, और दूसरा है हमारा रियोपैक्टिक। ठीक है। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है। अब वो नाम याद हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं याद है तो मैं उसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। इतने थोड़े से नाम हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले तो फिर भी याद कर लेते हैं इसको, और हिंदी मीडियम वाले भी अगर चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे याद होगा। ठीक है। अब बेसिक सा एक लॉ पढ़ लेते हैं। देखिए, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए भी हमारे पास एक लॉ था, तो इसके लिए भी एक लॉ है। ठीक है। लॉ क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये हमने प्रकार पढ़ लिए फ्लूइड के, प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम देख चुके हैं। अब आते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए एक लॉ होता है। देखिए, ये लॉ के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, और ये आप अपने नोटबुक में नोट भी करेंगे। ठीक है। कि दिस डू नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ, ये मैंने ऊपर ही बता दिया था। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो है वो फॉलो नहीं करते हैं ये फ्लूइड, जो कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। नाम से पता चला, नॉन मतलब नहीं करेंगे किसका, न्यूटन विस्कोसिटी के पालन नहीं करेंगे लोग। ठीक है। इसके लिए जो रिलेशन दिया जाता है शेयर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट का, वो ये है, जो कि मैंने यहाँ पे बॉक्स में बंद कर दिया है। क्या होता है, टाउ इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट में डी यू ओवर डी वाई की पावर एन प्लस बी। अब ए और बी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और ये डिपेंड करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड पे। ए और बी क्या है, हमारे कांस्टेंट है, जो कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। और ये एन कैसे वेरी करता है अलग अलग फ्लूइड पे, इसी पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है। कैसे बनता है अब हम बात करेंगे एक एक करके। पहला आता है हमारा डिलाटेंट फ्लूइड। डिलाटेंट फ्लूइड क्या होता है, यहाँ पे देखिए, डिलाटेंट फ्लूइड के लिए जो एन की वैल्यू है, ये जो एन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन वन होती है, और जो v की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। और यही क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। ठीक है। कि n की वैल्यू कैसे वेरी करेगी डिलाटेंट फ्लूइड के लिए, विंगम प्लास्टिक के लिए, अलग अलग के लिए। ठीक है। या फिर उसके एग्जाम्पल पूछेंगे कि डिलाटेंट फ्लूइड में इनमें से कौन सा जो फ्लूइड है वो डिलाटेंट फ्लूइड है। ठीक है। तो उसमें देखिए, डिलाटेंट फ्लूइड में बटर होता है। बटर आप सब लोग जानते हैं, क्विक सैंड मतलब दलदल। दलदल भी क्या है, एक तरह का फ्लूइड होता है वो। ठीक है। और वो किस टाइप का फ्लूइड होता है, डिलाटेंट का फ्लूइड होता है। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो ये होता है हमारा विंगम प्लास्टिक। ठीक है। अभी आप लोग बस इसको सुनते रहिए। इसको याद करने के लिए आप कहोगे कि कितने फ्लूइड के हम कैसे एन की वैल्यू याद रखेंगे और बी की वैल्यू कैसे याद रखेंगे। तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। वो शॉर्ट ट्रिक बहुत काम आएगी आपको, और वो आप कभी नहीं भूलेंगे। एक ग्राफ से सारी वैल्यू आप याद रखेंगे, बस वो ग्राफ आपके माइंड में रखना चाहिए। तो एक एक करके मैं पहले बता लेता हूँ, फिर उसके बाद वो ग्राफ भी बताऊंगा आपको। ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, विंगम प्लास्टिक में जो एन की वैल्यू होती है वो इक्वल टू वन होती है। क्या होती है, इक्वल टू वन होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सीवेज स्लज,
ड्रिलिंग मतलब कीचड़। कीचड़ की बात करते हैं, कीचड़ भी एक तरह का क्या है, हमारा फ्लूइड है। वो किसके अंतर्गत आता है, विंगम प्लास्टिक के अंतर्गत आता है। टूथपेस्ट, देखिए ये सब हम जो पढ़ रहे हैं वो टाइम इंडिपेंडेंट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड पढ़ रहे हैं। देखिए हमने ग्राफ में यहाँ पढ़ा था, ये क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है, मतलब ऐसे फ्लूइड जो टाइम पर डिपेंड नहीं करते हैं। देखिए फ्लूइड अगर जो टाइम पर डिपेंड करेगा ना, उसकी विस्कोसिटी घटती बढ़ती रहती है, ठीक है, टेम्परेचर उस पर वेरी करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्लूइड हैं जो कि टाइम पे डिपेंड करते हैं नहीं। आप देखिए कीचड़ है, कीचड़ पे टाइम का कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, अगर वो गीला है तो गीला ही रहेगा अंटिल लॉन्ग टाइम तक। टूथपेस्ट घर में रख लीजिए, क्या सूख जाएगा टूथपेस्ट अगर उसका ढक्कन बंद होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसे जेल कोई सा भी, मान लीजिए फेस वॉश है आपके पास, कुछ कोई भी एक जेल है, तो जेल क्या होगा, वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जैसे जिस फॉर्म में आया है उसी फॉर्म में वो रहता है, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, हमारे बिंगम प्लास्टिक के अंदर आ जाते हैं। इसी तरह थर्ड नंबर जो हमारा टाइम इंडिपेंडेंट का जो लास्ट है वो है स्यूडो प्लास्टिक। स्यूडो प्लास्टिक क्या है, इसमें एन की वैल्यू जो होती है वो लेस देन वन होती है, ठीक है। एन की वैल्यू क्या होती है, लेस देन वन होती है। और जो एग्जाम्पल होते हैं वो होता है पेपर पल्प, रबर सॉल्यूशन, लिपस्टिक जो कि लड़कियां यूज करती हैं, वो लिपस्टिक भी क्या है, एक तरह का स्यूडो प्लास्टिक है, ठीक है। पेंट जो कि हम घरों में करते हैं, हमारा ब्लड जो है, ठीक है, पॉलीमर पॉलीमेट्रिक सॉल्यूशन जितना भी होता है वो सब किसके अंतर्गत आता है, हमारा स्यूडो प्लास्टिक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो, एक लिपस्टिक याद रखेंगे आप, ठीक है, पेंट याद रखेंगे, ब्लड याद रखेंगे इसके एग्जाम्पल में। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर में पूछ ली जाती है। ज़्यादातर वो पूछता है एन की वैल्यू ही, ज़्यादातर क्या पूछता है वो, एन की वैल्यू किस, मतलब वो ऐसे नहीं पूछता कि एन की वैल्यू क्या होगी, वो पूछेगा कि थिस्तो टॉपिक के लिए कि एन की वैल्यू इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, या फिर कांस्टेंट रहती है। तो अगर कांस्टेंट है तो इक्वल टू होना चाहिए, डिक्रीज करेगा तो लेस देन होना चाहिए, और इंक्रीज करेगा तो ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप मैं अभी ग्राफ के माध्यम से आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ से दो जो हमने पढ़ा था टाइम डिपेंडेंट, तीन तो हमारे टाइम इंडिपेंडेंट थे, और अब ये जो दो हैं ये हमारे टाइम डिपेंडेंट, मतलब टाइम पे डिपेंड करेंगे, टाइम के साथ साथ इनकी विस्कोसिटी वेरी करेगी, ठीक है। तो थिक्सोट्रॉपिक पहला आता है हमारा, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होती है, लेस देन वन होती है, और विस्कोसिटी इंक्रीज विद टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है विस्कोसिटी बढ़ती रहती है, मतलब विस्कोसिटी बढ़ रही है तो मतलब गाढ़ापन उसका बढ़ता रहता है, ठीक है। जिसके लिए हम देखेंगे पेपर इंक, इनेमल्स, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल किसके हैं, हमारे थिक्सोट्रॉपिक के हैं। मतलब अगर इसको हम हवा में छोड़ दें तो टाइम के साथ साथ ये क्या होता है, सूखने लगता है, पेपर इंक, ठीक है। देखते हैं कोई भी प्रिंट करते हैं हम तुरंत सूख के निकलता है उसके अंदर, ठीक है। अगर हम बात करेंगे चौथे नंबर के रियोपैक्टिक, रियोपैक्टिक में एन की वैल्यू क्या होती है हमारी, ग्रेटर देन वन होती है। इसमें अभी घबराना नहीं है, मैं अभी ग्राफ बताऊंगा, सारी वैल्यू आपको अभी याद हो जाएगी वीडियो में ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो विस्कोसिटी होता है टाइम के साथ साथ डिक्रीज होते रहती है, मतलब ठीक है, टाइम के साथ साथ क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। इसमें आता है जिप्सम सॉल्यूशन जो हम पढ़ते हैं, वॉट, और आता है बेंटोनॉइड सॉल्यूशन। दो टाइप के एग्जांपल हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं, जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा था कि याद कैसे रखना है इन सबको, तो याद रखने के लिए ये ग्राफ है, ये ग्राफ आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। किसके बीच में बना हुआ है ये ग्राफ, ये ग्राफ बना हुआ है शेयर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में। वाई एक्सिस पर शेयर स्ट्रेस, और इस वाले एक्स एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये कल मैंने बताया था डी यू ओवर डी वाई क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। अब आपको ये तो तीन, दो फूल दिख रहे हैं ना, ये फूल आपको याद रखने हैं कैसे, ये देखो, एक सीधी लाइन खींचनी है आपको, एक ये ऐसे थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचना है ऐसे झुका के, एक इसको थोड़ा ऊपर की तरफ झुका के खींचना है। और सेम दूसरे वाले फूल को हम ऐसे बनाएंगे, एक सीधी लाइन, सेम वही आकृति हम बनाएंगे, इसको नीचे की तरफ, इसको नीचे, बस ये दोनों याद करना बहुत आसान है। और यहाँ ही से सारी एन की वैल्यू मैं अभी आपको याद करा दूंगा। कैसे याद कराऊंगा अभी देखिए, देखिए दो चीज़ें, और ये मैं बता दूं, ये जो है, ये जो फ्लूइड है, ये हमारे जो ये वाला है डिलाटेंट है, ठीक है, ये हमारा टाइम इंडिपेंडेंट है, अभी मैंने ग्राफ में दिखाया था। और ये जो ऊपर वाला है ये हमारा टाइम डिपेंडेंट है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि ऊपर वाला हमारा जो फूल है उसमें टाइम डिपेंडेंट है, और ये नीचे वाला जो है इसमें टाइम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब ये याद कैसे रखना है एन की वैल्यू, देखिए पहली बात तो इसको थोड़ा सा मैं कलर को मिटा लेता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छी तरह से। देखिए अब क्या होगा, अब आपको क्या लिखना है, मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, बस आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पे ए लिखने वाला हूँ मैं, ए, यहाँ पे ए आप याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा टी, ठीक है। यहाँ से आपको याद रखना है, देखिए यहाँ से एक एक नाम बन रहा है रीता, ठीक है, RITA, रीता आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, रीता, एक लीता नाम की लड़की है, ठीक है, और वो क्या है, पंडित है, वो क्या है, पंडित है।
अब पंडित कैसे बन रहा है, देखिए PNDIT, तो ये क्या बन गया, रीता पंडित। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मतलब आपके रीता पंडित का आगे आगे का अक्षर लिख लेने हैं आपको। और दोनों पे आपसे, अब देखिए कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो कि इस एक वर्ड से रिपीट हो रहा है, कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो कि एक ही वर्ड से रिपीट हो रहा है। देखिए टी से थिक्सोट्रॉपिक है। ठीक है, हमको ये बीच वाले से भी मतलब नहीं है, बीच वाले को भूलना है हमको, अभी बीच वाले को भूलना है। ठीक है, बस नाम के लिए मैंने रीता पंडित, ऊपर रीता बनेगा नीचे पंडित है, रीता नाम की लड़की जो कि पंडित है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए PNDIT हमने यहाँ लिखा हुआ अपने मन से। ठीक है, तो रीटा पंडित बन गया। अब देखिए ये जब आप बना लेंगे ग्राफ, अगर क्वेश्चन आता है आपको कि एन की वैल्यू क्या है, इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, तो आपको ये ग्राफ रीता पंडित से बना लेना है तुरंत। और जिसका ग्राफ नीचे की तरफ है वो एन लेस देन होगा, ठीक है, जीरो का, एन लेस देन। और जिसका ग्राफ ऊपर की तरफ है वो एन ग्रेटर देन होगा जीरो से। ठीक है, जिसका जो इक्वल टू है, इक्वल टू मतलब सीधी लाइन पे है, वो एन बराबर होगा जीरो के। ठीक है, यही चीजें मैंने आपको यहाँ बताया, सॉरी जीरो बता रहा हूँ मैं आपको, वन। ठीक है, वन, वन, वन। ठीक है, जीरो नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि एन की वैल्यू, ये इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, आप बताइए जरा, मैं आप एक बार मिटा लेता हूँ, आप लोग अपने आप को चेक करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, कुछ डिस्टरबेंस हो गया था, उसके लिए माफी चाहूंगा। अब देखिए क्या होगा ये, इसको मैं एक बार मिटा लेता हूँ और आप लोग एक बार आप बताएंगे कि कैसे एन की वैल्यू इस पे वेरी करेगी। ठीक है, देखिए ये है ग्राफ, अब आपने ग्राफ बना लिया रीता पंडित से। ठीक है, रीता पंडित से ग्राफ बना लिया, तो इसके लिए कैसे वेरी करेगी, ये आपको आपके दिमाग में आ गया होगा, सही समझ रहे हैं आप, ये क्या हो जाएगा, एन लेस देन वन हो जाएगा। इसके लिए एन इक्वल टू वन हो जाएगा, इसके लिए ये ऊपर की तरफ मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कब करेगा, जब ग्रेटर होगा ना एन, ये हो गया एम वन। ठीक है, इसके लिए ये नीचे की तरफ है सीडोप्लास्टिक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन वन हो जाएगा। ठीक है, ये अगर सीधा है तो इक्वल टू वन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक क्या है, डिलाटेंट, डिलाटेंट क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर की तरफ है तो ग्रेटर देन वन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। अब इसमें एक 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 नहीं लिखा हुआ, कौन सा नहीं लिखा हुआ है, विंगम प्लास्टिक नहीं लिखा हुआ है। तो विंगम प्लास्टिक क्या है, एक तरह का ऐसा प्लास्टिक है जो कि कभी कभी वो न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह ही कार्य करता है, मतलब न्यूटन लॉ को फॉलो करने लगता है। तो उसके लिए भी एन की वैल्यू क्या होती है, वो वन के बराबर होती है। ठीक है, विंगम, तो मैंने सारी चीजें यहाँ से याद करा दी, उतनी जो थ्योरी ऊपर पढ़ा रहा था, जहाँ कंफ्यूजन हो रहा था आपको, ये इस ग्राफ से आप याद रख सकते हैं, रीता नाम की लड़की से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा कंप्रेसिबिलिटी, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस एंड आइडियाबैटिक बल्क मॉडुलस। मैं थर्मल इस चैप्टर में उतना ही कवर कर रहा हूँ जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से पेपर बनने वाला है। अब हम बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। देखिए फ्लूइड दो प्रकार के हो सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल भी हो सकता है, कंप्रेसिबल भी हो सकता है। तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी एक फैक्टर होता है, वो क्या होता है उसके लिए हम बात करेंगे। देखिए कंप्रेसिबिलिटी और आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, या कभी कभी हम बोलता है ये आइसोथर्मल मॉडुलस, या खाली बोल देता है बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो इसके लिए हमें याद रखना है, जो कंप्रेसिबिलिटी होता है वो बल्क मॉडुलस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से अगर एक वैल्यू हम याद रखेंगे, एक वैल्यू हम याद रखेंगे कोई सी भी, आप, हालांकि ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये किसका है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये किसके है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये दोनों आप बीटा की वैल्यू याद रखिए, और जिसका पूछेगा उसका आप बना देंगे। जैसे के की वैल्यू पूछ रहा है, वो पूछ रहा है पेपर में आपसे आइसोथर्मल मॉडुलस की, तो के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि वन अपॉन बीटा होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बस इसको पलट दीजिए, कैसे हो जाएगा, माइनस वी, और ये हो जाएगा आपका डीपी बटे डीवी, डीपी बटे डीपी। या और इसको अगर वो डेंसिटी के रूप में पूछ रहा है तो क्या लिख जाएंगे, रो डीपी अपॉन डी रो, ऐसे लिख सकते हैं हम। बस ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, बल्क मॉडुलस का याद रख, जो आपको इजी पड़ रहा है, जो सा आपसे याद हो जा रहा है वो एक याद रखेंगे आप, और दूसरे का अपने आप कैसे बनेगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बस उसको पलट देना है। तो ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है। ठीक है, जहाँ पे के क्या है, हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जो कि रो डेंसिटी है, बी स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ठीक है, तो एक बार वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कंप्रेसिबिलिटी बता रहा है और एक बार डेंसिटी के रिस्पेक्ट में बता रहा है। तो आपको ये बस बीटा इक्वल टू ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। हाँ, और उसके बाद
के की अगर वैल्यू पूछेगा, मतलब आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस की अगर वैल्यू पूछेगा फ्लूइड के लिए, तो उसको पलट देना है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मुझे ये वाला फॉर्मूला इजी पड़ता है। क्यों पड़ता है मैं अभी आपको बता देता हूं। देखिए वी, ये वाला फॉर्मूला इजी पड़ता है, इसलिए पड़ता है कि माइनस बी डी पी ओवर डी बी, और ये रो जो होता है वो नीचे आता है डी रो के आगे। आपको जैसे याद करना है वैसे याद रखिए, मुझे ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रहता है। ठीक है, तो जैसे आप याद कर सकते हैं वो याद कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस के टी क्या होता है, ये इसके लिए फॉर्मूला अभी आज तक ये एग्जाम में अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन ये वाला बहुत बार पूछा गया है, ये वाला फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है। तो के टी क्या होता है, पी फाइनल बराबर रो आर टी। तो रो आर टी से ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब आता है हमारा स्पेसिफिक। स्पेसिफिक जो हीट होती है हमारी, ये जो सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हालांकि ये थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हैं हम। और ये क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, जिसको हम गामा से दिखाते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा गामा इक्वस टू होता है सी पी अपॉन सी बी। आप ये याद रखेंगे, इसको मैं थर्मल में भी पढ़ाऊंगा जब ये आएगा, तो उसमें फिर और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, ये कैसे टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा जाता है। अब हम देखते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है। देखिए सरफेस टेंशन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल पूछा जाता है, इसके फॉर्मूले पूछे जाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन के साथ साथ। तो देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन अकर एट द इंटरफेरेंस ऑफ लिक्विड एंड गैस, मतलब गैस और लिक्विड के इंटरफेरेंस पे अकर करता है ये सरफेस टेंशन। और एट द इंटरफेरेंस ऑफ टू लिक्विड, या दो लिक्विड के सरफेस के बीच में, और या फिर अगर हम बात करेंगे तो वो लिक्विड लिक्विड के भी में भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ सरफेस टेंशन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सरफेस टेंशन क्या होता है, टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये अगर फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है, मतलब रुकी हुई कंडीशन में है, अगर उसमें गति नहीं हो रहा है, वेलोसिटी नहीं है उस फ्लूइड का, तो भी एक्ट करता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वाटर का जो ड्रॉपलेट होता है, जो बूंद होती है वाटर की, वो स्फेरिकल फॉर्म में क्यों होती है या किसके कारण होती है। तो ये आप पॉइंट लिख लेंगे, वो सरफेस टेंशन के कारण ही होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वाटर ड्रॉपलेट जो होता है उसका जो आकार होता है वो स्फेरिकल क्यों होता है। तो वो किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, कोई भी जो लिक्विड है वो अपना एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। एरिया क्या करता है, मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ आपको वो लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक जो क्वेश्चन बनता है वो ये कई बार पूछा गया है, मैंने आपको बता दिया, नोट करके आप लिख लेंगे कि कोई भी बबल है या ड्रॉपलेट है वाटर का, तो उसका जो सरफेस, उसका जो आकृति होती है, उसका शेप होता है, वो स्फेरिकल सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। ठीक है, अब हम कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन क्या है कि ड्रॉपलेट, अब देखिए प्रेशर जनरेट होगा, सिंपल सी बात है, कोई स्पेसर है और इसके अंदर फ्लूइड है। ठीक है, तो इस क्या होगा, उसमें प्रेशर जनरेट हो रहा होगा। प्रेशर जनरेट हो रहा है तो कितना प्रेशर होगा, देखिए देखिए एक्सिस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट, वाटर का कोई ड्रॉपलेट है। ठीक है, सॉलिड लाइक स्फीयर बोलेंगे हम, ड्रॉपलेट क्या होता है, सॉलिड लाइक स्फीयर की तरह दिखता है वो। उसके लिए जो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला कहाँ से आया है अभी आपको नहीं देखना है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा, पी इक्वल्स टू 4 सिग्मा अपॉन डी। और ये कभी कभी रेडियस में भी पूछता है, तो रेडियस में पूछेगा तो आपको यहाँ से चेंज करना है, सिग्मा 4 सिग्मा अपॉन डी। डी क्या होता है, डी क्या होता है, 2r होता है। 2r मतलब डायमीटर क्या होता है, दुगना होता है, आधा होता है रेडियस का, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 सिग्मा अपॉन r बन जाएगा। तो आप ये कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, डी बराबर क्या होता है हमारा, डी बराबर होता है 2r। ठीक है, 2r। इसी तरह ये किसका हमने पढ़ा, ड्रॉपलेट का पढ़ा, नाम याद रखना है हमेशा, ड्रॉपलेट का पूछेगा तो ये होगा। ठीक है, और बबल का पूछेगा, बबल में क्या होता है, ड्रॉपलेट में हम क्या करते हैं, ड्रॉपलेट में हम एक तरफ का थिकनेस कैलकुलेट करते हैं, लेकिन बबल में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ का कैलकुलेट करते हैं। तब ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, पी इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन डी। ठीक है, ये किसके लिए, बबल के लिए। सेकंड हमारा आता है एक और है, एक्सिस प्रेशर इनसाइड द जेट। देखिए किसी भी पाइप से अगर फ्लूइड निकल रहा है, ऐसे फ्लूइड निकल रहा है, यहाँ से फ्लूइड निकल रहा है मान लीजिए इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या प्रेशर जनरेट होगा, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन डी। जहाँ पे आपका मैं बता दूँ, डी क्या है, हमारा डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट है, और पी जो है हमारा गेज प्रेशर है। पी क्या है, हमारा गेज प्रेशर है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है, तीन फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, तीनों याद कैसे रखना है। तो आप याद ऐसे रख सकते हैं, पहला याद रखेंगे जेट का, दूसरा याद रखेंगे आप ड्रॉपलेट का, तीसरा याद रखेंगे आप बबल का। देखिए एक याद रखिए आप, एक याद रखिए पी इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन डी,
ड्रॉपलेट में क्या हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन डी, और बबल में क्या हो जाएगा 8 सिग्मा अपॉन डी। मतलब ये नंबर बढ़ रहा है, ये नंबर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 2, 4 और 6, बस सीरीज याद रखनी है आपको, जेट, ड्रॉपलेट और बबल, ठीक है। तो ये चीज़ें फॉर्मूले कई बार पूछे गए एग्जाम में, तो इसको याद रखना है। वो आप ध्यान देना है आपको कि वो डायमीटर के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है या रेडियस के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसके रिस्पेक्ट में आपको चेंज करके आंसर देना है, ठीक है। अब देखिए, ये कुछ रिमेंबर पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में। द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ सोप बबल, सोप देखो ड्रॉपलेट कहाँ से बनेगा, सिंपल सी बात है, कहीं झाग होगा तभी तो एक स्फेरिकल फॉर्म लेता है झाग, कहीं हम साबुन का या सरफ का झाग लगाते हैं तो वहाँ गोल गोल क्या बनते हैं, बबल बन जाते हैं, ड्रॉपलेट बन जाता है। ड्रॉपलेट कब होगा वो बबल, जब उसका एक तरफ का थिकनेस कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। तो वो जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उसके अंदर का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। बबल के अंदर का जो प्रेशर होगा वो बाहर के वातावरण के प्रेशर से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ से ये पता लगता है, अगर डायमीटर ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर डायमीटर कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, ये इस लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, यहाँ पे कुछ रिमेंबर पॉइंट है रिगार्डिंग सरफेस टेंशन। तो सरफेस, इट इज अ सरफेस फिनोमेना, अभी मैंने बताया सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस का एक प्रक्रिया है, सरफेस पर ही होता है वो, ठीक है। और कई बार इसका मात्रक पूछा गया है। मात्रक क्या होता है इसका, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर होता है इसका। और एक मात्रक ये भी होता है जूल पर मीटर स्क्वायर, ये भी याद रखेंगे, जूल पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। दो मात्रक होते हैं, दोनों मात्रा याद रखेंगे, ठीक है। एक एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो ये दो चीजें, तो वो भी आप याद कर लेंगे। वाटर और एयर के इंटरफेस पे, फेस पे जो सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है वो ये होती है 0.0736, ये वैल्यू याद रखेंगे। और एयर और मरकरी के बीच में, एयर और मरकरी के बीच में क्या होगा, उसमें जो वैल्यू होती है सरफेस टेंशन की वो क्या होती है, 0.480 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक पॉइंट यह है कि क्रिटिकल पॉइंट पर क्या होता है, सरफेस टेंशन जीरो होता है, क्रिटिकल पॉइंट पे सरफेस टेंशन क्या होता है, जीरो होता है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि जो विस्कोसिटी है वो किसके वजह से होती है, कोहेशन के कारण होती है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ, इंटरमोलिकुलर ट्रांसफर के कारण होता है, जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है मॉलिक्यूल के बीच में उसके कारण होता है। लेकिन जो सरफेस टेंशन होता है वो केवल कोहेशन फोर्स के कारण होता है, किसके कारण होता है, तो कोहेशन फोर्स होती है। ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे कि सरफेस टेंशन किसके कारण होता है, केवल कोहेशन फोर्स के कारण होता है, कोहेशन फोर्स के कारण। नेक्स्ट अब देखेंगे हम कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन मतलब एक पतली सी ट्यूब जिसमें राइज एंड फॉल होता है लिक्विड का, वही क्या कहलाता है, हमारा कैपिलरी एक्शन कहलाता है। लिक्विड का ऊपर नीचे चढ़ना किसी भी पतले ट्यूब में, जो कि डायमीटर अगर हम बात करेंगे तो लेस देन 3 3 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो वो क्या कहेगा, कब कैपिलरी ट्यूब कहलाएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो हाइट होता है, कितना वो ऊपर नीचे चढ़ रहा है, उसके लिए फॉर्मूला ये होता है, ये आप याद रखेंगे, क्या होता है, एच हाइट बराबर 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, होता है 4 सिग्मा रो जी डी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए। अब मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, ये डी की जगह पे हम 2 आर भी लिख सकते हैं और उसको फिर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि वो रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ठीक है। अब एच क्या है यहाँ पे, राइज इन कैपिलरी, वो कितना राइज कर रहा है, ठीक है, लिक्विड। एस क्या, सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन, जो कि हमने ऊपर अभी फॉर्मूले में पढ़ा था, ये जो सिग्मा है यहाँ पे वो क्या है, सरफेस टेंशन है। और ये जो ये पी क्या है, प्रेशर है, ठीक है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड एंड मटेरियल, लिक्विड और मटेरियल के बीच में जो कांटेक्ट हो रहा है उसके बीच का एंगल होता है, और वो एंगल वेरी करता है। अगर ग्लास और वाटर के बीच में एंगल देखेंगे, ग्लास में अगर पानी भरा है तो वहाँ पे जो राइज एंड फॉल का जो एंगल होगा 0 डिग्री से 0 डिग्री होता है थीटा की वैल्यू। लेकिन मरकरी अगर ग्लास में भर देते हैं, ग्लास साफ है तो मरकरी अगर भर देते हैं तो उसका जो थीटा की वैल्यू होती है वो 128 होती है, 128 डिग्री, ये वैल्यू भी आपको याद रखना है। अब यहाँ से दो पॉइंट मैं इस चार्ट से आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा वो अभी आप देखेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैपिलरी राइज कब होगा और फॉल कब होगा, कैपिलरी ट्यूब में राइज कब होगा और फॉल कब होगा। तो देखिए, राइज कब होगा, जब एडहेशन फोर्स ज़्यादा होगा कोहेशन फोर्स से, देखिए ये ग्रेटर है ना, तो एडहेशन फोर्स अगर जब ज़्यादा होगा कोहेशन फोर्स से तो कैपिलरी के अंदर जो फ्लूइड है वो राइज करने लगता है। और जो फॉल कब करेगा, जब कोहेशन फोर्स ग्रेटर हो जाए और एडहेशन, एडहेशन क्या हो, कम हो जाए, मतलब, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना, कई बार क्वेश्चन यही पूछता है बस। क्या बोलता है आपको, क्वेश्चन ये पूछेगा कि कैपिलरी ट्यूब में राइज कब होगा, तो वहाँ पे ऑप्शन में यही लिखा रहता है
तो उसमें एक ऑप्शन में ये लिखा रहता है व्हेन द एडहेशन फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेशन फोर्स, तो ये ऑप्शन सही होगा। जब एडहेशन फोर्स कोहेशन फोर्स से ज़्यादा होगा तब राइज होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा तभी राइज होता है। और 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो फॉल होता है, मतलब फॉल होगा, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ गिरेगा हाइट। तो कई बार एक क्वेश्चन ये भी आया है कि कब कैपिलरी ट्यूब में एंगल 90 डिग्री से कम बनता है। 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो कब होगा वो, जब एडहेशन ज़्यादा होगा कोहेशन से, तब वो क्या होगा, 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगा थीटा, और राइज होगा तभी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप नोट कर लेंगे, विद ये पूरा नोट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं, अच्छा ये सेम फॉर्मूला है, अब किसी स्पेसिफिक फ्लूइड के रिस्पेक्ट में हम हाइट और फॉल निकालेंगे। तो उस फ्लूइड की कुछ ना कुछ डेंसिटी होती है, वो डेंसिटी क्या होगा, माइनस कर देंगे, और कुछ नहीं है, मतलब रिलेटिव डेंसिटी ले लेंगे। रिलेटिव मतलब उसका अंतर, माइ जो फ्लूइड है और जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है उसका अंतर, ठीक है। वही फार्मूला रो की जगह वो लिख दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की, ये कैपिलरी एक्शन होता क्यों है। क्यों होता है, दो चीज़ों के लिए भी हम पढ़ चुके हैं। विस्कोसिटी क्यों होता है, कोहेशन फोर्स के कारण और इंटरमोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर के कारण। और सरफेस टेंशन किसके कारण होता है, केवल कोहेशन फोर्स के कारण होता है। और कैपिलरी राइज एंड फॉल कब होता है, किसके कारण होता है, भाई यहाँ पे दोनों फोर्स आ रहे हैं, सिंपल सी बात है, दोनों फोर्स का नाम आ रहा है, तो ये दोनों के कारण होता है। कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू बोथ एडहेशन एंड कोहेशन फोर्स, एडहेशन एंड कोहेशन फोर्स के कारण होता है, ठीक है। अब कैपिलरी एक्शन ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि लेस देन डायमीटर कितना होगा, 3 सेंटीमीटर से कम होगा, तो वो क्या कहलाता है, कैपिलरी एक्शन उसके अंदर होने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद करेंगे, ये जो पॉइंट है किसके कारण होता है, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने शॉर्ट नोट में आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वीडियो का भी क्लोज करेंगे, चैप्टर 1 यहाँ हमारा खत्म होता है। चैप्टर 1 क्या होगा, हमारा यहाँ पे एंड होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। रोज़ आपको एक एक वीडियो ऐसे ही मिलने वाली है जिसमें केवल शॉर्ट नोट होंगे और आपकी तैयारी को बूस्ट करेगा वो। तो जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं हर चीज़ मैं शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से बताऊंगा, आप बने रहेंगे मेरे चैनल के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।